सिगरेट एक्चुअली जो स्मोकिंग है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिगरेट स्मोकिंग और जो शराब है वो एक्चुअली इंसान को समय से पहले बूढ़ा कर देती है, तो 100% बात है। नहीं वो तो है, अल्कोहल मतलब इट इज़ वो सीधा सीधा पॉइजन है। और सीधा पॉइजन। बात रही तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्कोहल या सिगरेट लेने की जो ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जो एक हम हमारे हमारा बिहेवियर हमारे सराउंडिंग से ही बनता है, तो हमारी सराउंडिंग में वैसा वो एलिमेंट्स क्यों प्रेजेंट है कि लोग उस साइड जा रहे हैं, ये देखने लायक है। हेलो सौरभ भाई, कैसे हैं आप? और अच्छा लगा आपको देखकर, और बात आपने इनविटेशन हमारा स्वीकार किया पॉडकास्ट का, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं तो आपका शुक्रिया मानूंगा, आपने इनविटेशन सेंड किया है इसलिए। बाकी आपकी पॉडकास्ट देखता हूँ तो बढ़िया लगता है कि देर आर पीपल लाइक अस जो बात कर रहे हैं। बात करनी ज़रूरी है, और वही मैं हमेशा बोलता हूँ पॉडकास्ट में कि हमारे पॉडकास्ट करने से 2 लोगों के या 4 लोगों के 8 लोगों के पॉडकास्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये मत समझ लीजिए कि इससे कोई बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन बन जाएंगे या हम कोई बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे, पर इससे एक चीज़ ज़रूर होगी कि हम बातचीत स्टार्ट कर देंगे। हम आपस में बात करने लगेंगे और बात से ही सोल्यूशन निकलता है। कि अगर हमने भाई कोई 4 चीज़ें निकाली और वो कोई बैठकर देख रहा है अपने ड्राइंग रूम में, तो वो कहेगा हाँ ये चीज़ मैं सोचता था और अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो ये सबसे बड़ा चेंज आ सकता है बातचीत से। इसीलिए बातचीत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी और कुछ नहीं होने वाला, हम सबकी ज़िंदगी सेम चलती रहेगी, हम सब सेम खाना खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, फिर काम पे जाएंगे, फिर सब सेम चलता रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें। बट ये जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी मैं ये समझाना चाहूँगा कि भाई आप भी अपने कम्युनिटी में जब बात करते हैं तो बात करिए। मतलब हमारे केस में क्या होता है, और बात से बात चलती है, देखिए हम क्या करते हैं कि जब बात चलती है ना तो एक इंसान बोलता है और दूसरा इंसान सुनता है। हम चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में कि हम दोनों बात करें और दोनों एक डायलॉग करें इंस्टेड ऑफ ए मोनोलॉग, जो जनरली बातचीतों में होता है कि भाई एक इंसान बोलता है, दूसरे जने हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हाँ जी हमें गुरु ज्ञान दीजिए। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया मैंने अपने चैनल से अलग, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, और ये सोल्यूशन बातचीत से ही निकलते हैं, जैसा हमने बात की। और आज भी शायद हम जो भी बात करेंगे उससे 2-3 अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी जो देखने वालों को पसंद आएंगी, और शायद लोग उससे कुछ सीख सकें, शायद हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें। तो यही बातचीत का मजमून रहेगा बेसिकली। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने ये कहा कि हमारे ये करने से कोई बदलाव नहीं आने वाला, ये बिल्कुल सही है। ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि अब मैं एकदम मतलब एक इतिहास के 2 कालखंड थे, एक मेरे आने से पहले और अब एक, ये नहीं पालना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए एक शेर था वो कि हाँ। दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही, वैसी मेरी बिसात क्या एक दिया बुझा हुआ। वाह हम कोई वाह, तोपचन नहीं है, सिंपल आदमी बहुत है। बढ़िया। बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है तो वो आपका बड़कपन है। आपसे हम जानें कि आप क्या करते हैं, और आप किस बारे में बात करना पसंद करते हैं जनरली, और आज किस बारे में हम बात करना पसंद करेंगे। तो जैसे सर मैं एक आईटी में आईटी प्रोफेशनल हूँ जो हम्म। 1.5 साल से आईटी में काम कर रहा है। और साथ ही साथ मैंने जैसे मुझे पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी कॉलेज छोड़ने के बाद हुई। इंजीनियरिंग होने के बाद पता चला कि यार पढ़ना चाहिए था, जब दिन थे पढ़ने के। तो फिर मैंने तभी एक ट्रिपल आईटी बैंगलोर से पीजी डिप्लोमा होता है एक, वो नॉर्मल, उसमें इनरोल किया, ऑनलाइन था। उसके बाद में मैंने न्यूरो साइकाइट्री में डिप्लोमा किया। जैसे मैं क्वांटा मैगज़ीन, एक मैगज़ीन है साइंस की, आप जानते होंगे। हम्म। तो हम्म। उसका एक कोट कहीं आया था कि कोई भी जो एक एंटिटी है वो अपने सिस्टम के, जो अपना उसका आजू बाजू का सराउंडिंग है उसी का बाय प्रोडक्ट होगा। कोई भी एक हम्म। कॉन्शियस सिस्टम उसी के हिसाब से जिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेन को पढ़ा जाए। तो वहाँ से फिर न्यूरो साइंस में एंट्री हुई। फिर सोचा साइकाइट्री भी पढ़ ले, तो एक न्यूरो साइकाइट्री होती है। तो उसमें एक डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा ये किया। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक स्टूडेंट हूँ विषय, अलग अलग विषयों का। और मैं खुद को पहले बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन अब जानता हूँ कि भाई अभी कुछ, जब कॉलेज में थे तो हम ही हैं भाई, हमें तो मतलब मैं नहीं तो कौन बे। अब ये जानता हूँ कि बहुत कम जानता हूँ। कुछ नहीं जानता, मतलब ज़ीरो ही है ऑलमोस्ट, बस वही है। मुझे पता नहीं है किसने कहा था,
बट ये बहुत फेमसली मेरे साथ चिपक गई ये बात कि जब मैंने जाना कि मैं कितना कम जानता हूँ, तभी ज्ञान की शुरुआत हुई। कि जब मैंने सोचा कि मैं तो तोप हूँ और मेरे सब कुछ जानता हूँ, तो मैं कुछ नहीं जान पाऊँगा आगे, क्योंकि मेरे ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पर मैंने जाना कि मेरे को कुछ नहीं पता और मेरे को बहुत कुछ जानना है, अभी तो मेरी शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से ज्ञान की, तभी मैं ज्ञान ले पाऊँगा बेसिकली, किसी भी तरह का ज्ञान। वो बिल्कुल, वो शायद कैनेडी साहब ने कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने, कि एज योर सर्कल ऑफ नॉलेज ग्रोज सो डज योर पेरीमीटर ऑफ इग्नोरेंस। तो बस हम जानते हैं कि हम कितने जाहिल हैं, उस हिसाब से जीते हैं। हाँ, बट ये हो सकता है कि जो 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी नॉलेज का स्तर थोड़ा बहुत अलग 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 हो सकता है। कि जैसे एक इंसान है, आप शायद मुझसे किसी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते होंगे, किसी और सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँगा, 1-8%। तो यही बात है। तो जब 2 लोग साथ में जुड़ रहे हैं या 4 लोग साथ में जुड़ रहे हैं, तो वो हर एक सब्जेक्ट के बारे में 1-1%, 2-2% ज़्यादा जानते हैं। तो वही 1-2% मिलकर ना बहुत क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे देता है और बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तो मेनली वही चीज़ है। तो यही 1-2% एक्चुअली क्रिएट्स ह्यूज डिफरेंस इन द सोसाइटी, जो हम बात कर रहे थे शुरू में। जैसे मतलब मैंने प्रोपागेंडा स्टडीज़ में, एडवर्ड बर्नेस साहब है उनका, मतलब जैसे मैं ये जानता हूँ कि अगर आपको किसी को परसुएट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, उसका मैकेनिज्म क्या है। आजकल एक शब्द चलता है नैरेटिव, नैरेटिव बहुत चल रहा है आजकल। वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप किसी व्यक्ति से किस तरीके से अपना काम करवा सकते हो और उससे थैंक यू भी बुलवाओगे, ये पूरा प्रोसेस क्या है ये मैं जानता हूँ। मतलब अच्छा। बीजेपी वाले मुझे कांटेक्ट करे उनके पास मुझे लगता है कि फौज खड़ी हुई है इस तरह के लोगों की, कि कैसे लोगों का माइंड कैप्चर किया जाता है। उनके पास में कुछ नहीं है। वो सोचते हैं उनके पास, छोड़ो जाने दो, पॉलिटिकल अपन बनना नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बी रैशनल वाले भाई के साथ, जो शेखर भाई हैं, उनके साथ बात कर रहा था। तो हमने कहा पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ कि हम जब पॉलिटिक्स में घुसे ना, तो हमने 1 घंटा तो पॉलिटिक्स की ही बात करी। फिर हमने कहा चलो घुस गए हैं कीचड़ में, तो लेट्स जस्ट रोल विद इट। तो सिंपली हमने 1 घंटा पॉलिटिक्स की बात करी और उसको मैंने एक सेपरेट एपिसोड में निकाला। तो ठीक है, अगर जहाँ पर बातचीत मुड़ जाएगी चलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली मैं क्यूरियस था जब आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने बताई ना, कि जैसे मैं सोचता था कि मैंने ही इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में पढ़ाई की है। मैं आपको देख रहा हूँ तो आपका एक डिग्री है इधर में, फिर दूसरा डिग्री है उधर में, फिर ऐसे क्यों, ऐसा आपने क्यों सोचा कि इस तरह से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? नहीं, असल में मैं एक चीज़ जान पाया हूँ कि मतलब मैं जब 3rd ईयर में था कॉलेज, 2nd ईयर में, जैसे ही कोविड शुरू हुआ, तो मैं सब कुछ करना चाह रहा था। मतलब मुझे सब कुछ करना था। वो होता नहीं है कि मैं ही राजा हूँ, गॉड कॉम्प्लेक्स टाइप, नार्सिसिज्म जब हद पे होता है। तो सब कुछ करने की चाहत में मैंने पाया कि कुछ नहीं हो पाएगा, ना ये हो पाएगा ना वो। तो फिर मैंने सोचा कि करना तो सब कुछ है, अब सॉल्यूशन ढूंढना है। मैं अच्छा हूँ मैथमेटिक्स में, तो मैंने ये पाया कि कोई भी चीज़ करने के कुछ उसके तरीके होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। एक आप खुद का नेचर जान लो, आप कैसे काम करते हो, कैसे सीखते हो, उससे आप फिर कुछ भी सीख सकते हो। तो वहाँ से फिर मैं इस साइड आया कि कोई भी चीज़ करते कैसे है, व्हाट इज़ इफ़िशियंसी, व्हाट इज़ परफेक्शन। मतलब हम बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम होता है, तो सिस्टमिक तरीके से काम करना चाहिए। तो मैंने वो सीख लिया। उसके बाद फिर कुछ भी आने दो, फिर तो अब इसका सिंपल एक और तरीका है समझने का, कि जैसे आपने एक कार चलाना सीख लिया, तो दुनिया की ऑलमोस्ट हर कार आप चला सकते हैं। तो जैसे मैंने पीएचडी की है, गलती करी मैंने पीएचडी करके। तो उस पीएचडी को करने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये सीखा मैंने कि सीखना कैसे होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी पीएचडी में, कि सीखना कैसे होता है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं किसी चीज़ को सीखने में और तो भी नहीं सीख पाते। तो पीएचडी आपको ये सिखाती है कि सबसे आसान तरीके से, सबसे लेज़ी तरीके से किसी चीज़ को कैसे सीखा जाए,
सबसे शॉर्टकट तरीके से किसी चीज़ को जल्दी जल्दी कैसे सीखा जाए, क्योंकि पीएचडी के दौरान हमें बहुत सारे कोर्सेज लेने होते हैं, हमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी देने होते हैं, हमें अपने सुपरवाइज़र को जो हमारा गाइड होता है उसको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, कन्विंस करना होता है, वरना गाली खाएंगे हम उसके बारे में। तो बेसिकली ये चीज़ आप सीख जाते हो टाइम टू टाइम कि कैसे मुझे शॉर्टकट लेना है बिना शॉर्टकट लिए, अगर इफ़ आई कैन मेक माई सेल्फ क्लियर, कि कैसे चीज़ को थॉरली मैं समझ जाऊँ कम से कम टाइम में। तो ये चीज़ मुझे पीएचडी ने सिखाई, अगर और कुछ सिखाई नहीं सिखाई वो बात अलग है। बट हाँ, पर मैं हर चीज़ के बारे में एविडेंस या मैकेनिज़्म को समझना मैंने शुरू कर दिया था उसी दौरान, अगर मैं अपनी बात करूँ तो, कि मैकेनिज़्म क्या होता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ काम करती है तो कैसे काम करती है। तो बचपन से ही खैर कीड़ा था दिमाग में, तो आप हम सबके दिमाग में होता है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये चीज़ आपको, अगर कोई सुन रहा है इस बारे में कि पीएचडी करें ना करें, बट एक इंक्विजिट नेचर अगर आप रखेंगे ना कि किस चीज़ का मैकेनिज़्म क्या होता है, कोई चीज़ कैसे काम करती है, और अगर किसी चीज़ का मैकेनिज़्म ना पता हो तो हम उसको कोई बहुत ही सुपर नेचुरल ना मान लें। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे समाज में होती है। जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अगर कुछ लोग, तो ये बहुत फेमस कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डनरी एविडेंस। कि अगर मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम कर रहा हूँ कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ फॉर एग्जांपल तो मुझे उसका पीछे का एविडेंस देना पड़ेगा या मैकेनिज़्म बताना पड़ेगा कि मैं हवा में कैसे उड़ सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, ट्रस्ट मी ब्रो, आई नो मैं कैसे हवा में उड़ रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि या तो मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मोस्ट लाइकली मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, या मैं या तो बताना नहीं चाहता कि मेरे को मैं कैसे हवा में उड़ रहा हूँ। दोनों रीज़न हो सकते हैं, सीक्रेसी या बेवकूफ़ बनाना। तो दोनों ही केसेस में आपका नुकसान होगा, जो सामने वाला इंसान होगा उसका नुकसान होगा, क्योंकि एक तो आप जान नहीं पाएंगे कि कोई इंसान उड़ सकता है तो कैसे उड़ सकता है, और जान भी जाएंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद नहीं उड़ पाएंगे, आप सिर्फ एक इंसान को उड़ता हुआ देखेंगे फॉर एग्जांपल। तो यही चीज़ आप हर जगह अप्लाई करेंगे लाइफ में, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ को चमत्कार मान लेना सबसे पहले बंद कर देना होगा हमें एज अ सोसाइटी। और इसी बारे में हम आगे बात करते हैं, दिशा इसी तरफ मुड़ गई है तो, कि सबसे पहले जो आज की हमारी दशा और दिशा है समाज की, जो मैं देखता हूँ इंटरनेट के चश्मे से, कि क्योंकि मेरा काम यही है डिबंकिंग करना, जो मैंने शुरू किया आज से ऑलमोस्ट साल भर पहले, इस तरह के वीडियोस बनाना, कि समाज में, तब मुझे पता चला, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था इस स्केल को कि कितना ज़्यादा स्यूडो साइंस फैला हुआ है समाज। मुझे लगा था थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा होगा, पर देखा तो समुद्र प्रशांत महासागर तक भरे हुए हैं। इतना ज़्यादा स्यूडो साइंस, इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है समाज में। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, और ये डिस्कशन होगा, कोई प्रश्नोत्तर नहीं है इस पॉडकास्ट में, जैसा अभी सौरभ भाई से मैं बात कर रहा था। ये डिस्कशन होगा, यू कैन इंटरप्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट एंड आई कैन इंटरप्ट यू वेन एवर आई वॉन्ट। इंटरप्ट मतलब बात के बीच में नहीं, कि मतलब अगर मुझे कोई बात दिमाग में आएगी तो मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ ये बात भी होती है, तो इससे हम दोनों का वार्तालाप चलता रहेगा। वरना वो शुरू में बात कही थी, वो उसी को मैं झुठला दूंगा कि हम तो मोनोलॉग कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से समाज का जो स्यूडो साइंस है, समाज का जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है कि टनों भर भर कर है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो मुझे बर्निंग क्वेश्चन है, और मैं सभी अपने भाई लोगों से जिनको मैं बुलाता हूँ, या बहन लोगों से जिनको बुलाऊंगा, उनसे पूछा करता हूँ। सुपरस्टिशन होने के 3 कारण होते हैं मेनली। जो सबसे उसका कोर, वैसे कई कारण होते हैं, उसका मेन प्रॉब्लम यह है कि जो बंदा है वो है क्यूरियस, उसको उसकी क्यूरियोसिटी का हल चाहिए। लेकिन अगर समझ लीजिए कोई गांव देहात का बंदा है, उसको समझना है कि ये दुनिया कैसे बनी। साफ बात है, जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपकी भाषा बहुत जटिल है, नहीं समझ। गाँव छोटे बच्चे को, अगर छोटा बच्चा मुझे ये पूछता है कि ये सनसेट क्या है, सनराइज़ क्या है, विडम्बना यह है कि हम नहीं समझा सकते। हमारी सिंपल सी भाषा में उसको जवाब देने के लिए ज़रूरी नहीं है ना कि हम हमारी मानसिक अय्याशी करते रहे, हम ही बोलते रहे और वो समझ जाए। तो होता क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी को या तो मारना पड़ेगा, या तो फिर आपको उसको कोई बाईपास देना पड़ेगा। तो बाईपास गॉड होता है कि भाई भगवान ने किया, मतलब और भी काम है भाई, माँ बाप को सिर्फ वो बच्चे को ही थोड़ा बड़ा करना है, ये काम उसका स्कूल में होता है। अब समस्या ये है, ये कम्युनिकेशन बैरियर। उसके बाद में
आदमी को डर लालच की बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या कहते हैं, ये बहुत हमारे बेसिक इमोशन है। आप देखिए सुपरस्टिशन में लालच सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है कि आप ये करो, ये तंत्र मंत्र पढ़ लो, ये मिल जाएगा। किसी को नहीं मिला, नहीं मिलता। अब बात रही सुपरस्टिशन की, तो सुपरस्टिशन अलग अलग डोमेन में अप्लाई होते हैं। जैसे मेडिकल सुपरस्टिशंस अलग है कि आप ये जड़ी बूटी खा लो ठीक हो जाओगे, उसका भले ही कोई वो मेडिकल जड़ी बूटी ना हो, प्लेसिबो इफेक्ट हो, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आपको गोमूत्र पिला देगा और बोलेगा कि, या फिर इस्लाम में ऊंट का मूत्र पिलाते हैं जैसे, या गोमूत्र है। हर रिलीजन में अपने अपने सुपरस्टिशन है। अब वो बंदा सुपरस्टिशन की तरफ जा क्यों रहा है, ये तो हो गया उसका ब्रेन का मैकेनिज्म। सुपरस्टिशन वो क्यों फॉलो करता है, उसकी कोई नीड है जो वो पूरी करना चाह रहा है, लेकिन उसको समाज से प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिल रहा, इसलिए वो उसका ब्रेन ने बाईपास ढूंढ लिया। ये हो गया सुपरस्टिशन के। सुपर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यही होता है अगर बंदा नेगेटिव साइड। अब मेडिकल साइड में आप देखिए, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जैसे मैंने कोट सुना था कि इंडियन फैमिली जस्ट वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यस, ट्रू। तो आप बताइए कि अगर ट्रीटमेंट इतनी महंगी है तो वो बंदा क्यों किसी सस्ता बाबा या वो ना ढूंढे। ये हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में से कि हम हमारा ही क्रिटिसिज्म कर लिया। अब एक्सट्रीम राइट में चलते कि जो बाबा लोग हैं उनको पकड़ के रखने के लिए हमारा लॉ सिस्टम है, उसमें लॉज है, लेकिन समस्या यह है पॉलिटिकल और बाबाओं का गठबंधन, उनका बिजनेस चल रहा है। उन्होंने इस चीज़ को देखा कि इस इंसान की नीड है, कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम उसका बिजनेस बना लेंगे। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। अब इसको अगर सॉल्व करना है आपको, सुपरस्टिशन को एकदम एकदम इफिशिएंटली, कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर एजुकेशन कैंपेन रन करने होंगे, जिसमें आपको, मतलब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो इतने सारी चीज़ों का, ये प्राइवेट कर दो एजुकेशन में कि आपको सोशल अवेयरनेस जगाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन खुद के बनाओ और उनको बोल दो कि आप गांव गांव जाके अवेयरनेस फैला दो। उससे भी काफ़ी हो सकता है। जैसे मैं पाता हूँ कि भजन कीर्तन मंडली होती है, बाबा लोग होते हैं, है ना। किसी बाबा की जगह अगर एक साइकाइट्रिस्ट को बिठा दिया जाए तो असर होगा ना। मतलब ये मिडल जो क्या कहते हैं हम, प्रॉपर ना ये साइड ना वो साइड, आप एक साइकाइट्रिस्ट को बाबा की जगह बिठा दो, बाबा के वस्त्रों में, जो समाज सेवा कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाबा है, बाबा बागेश्वर, आपने सुना होगा नाम, है ना। तो वो ऐसा बोलते हैं कि ही कैन एक्चुअली सी पीपल्स माइंड, थॉट्स, ही कैन रीड थॉट्स, ही कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो एक मेंटलिस्ट है, आई थिंक उसका नाम सुहानी है, शाह। सुहानी शाह, यस। तो शी एक्चुअली शी डिडंट गो डायरेक्टली टू हिम विच शुड हैव हैपेंड, बट वो उसने उसको डिबंक करने के लिए उसने अलग स्टेज पर लोगों को ऐसे ही सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करी, ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। बट उसने बोला कि तो भी मेरे पास कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, आई एम प्रेडिक्टिंग दिस विथ ऑल ओनली माई टेक्निक्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि एक मेंटलिस्ट हैं या एक साइकेट्रिस्ट हैं और एक बाबा जी हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं आपको 100% सेटिस्फैक्शन दूंगा, मैं जो बोलूँगा उपाय वो काम करेगा 100%, भले वो करे ना करे वो अलग बात है, बट एक 100% मैं आपको सेटिस्फैक्शन देता हूँ, आप मुझे बस पूरा समर्पण कर दीजिए, पैसे से, सेवा से, किसी भी चीज़ से। और हम यहाँ पर किसी अच्छे बुरे बाबा की बात नहीं कर रहे, हम एक जेनरिक बाबा की बात कर रहे हैं कि उस बाबा ने बोला कि आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा 100% उपाय बताता हूँ। दूसरी तरफ एक साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट बोलता है मेरे पास आ जाओ, पर देर इज़ वेरी नॉट 100% गारंटी, 50%, 40%, 30% जो भी होती है केस टू केस बेसिस पर वो गारंटी मैं आपको देता हूँ। ऐसे ही कोई और प्रोफेशनल है वो भी कहेगा कि 100% तो हो ही नहीं सकता, मैं अपने प्रोफेशन के साथ डिसर्विस नहीं कर सकता, दिस कैन नॉट बी 100%। तो आप मुझे बताइए, कॉमन इंसान जो आप बात में शुरू में बोल रहे थे, किसके पास जाएगा? एक बाबा के पास जाएगा, क्योंकि गारंटी वहाँ है। नहीं, मतलब बाबा के पास वो सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा, वो इसलिए भी जाता है कि बाबा की एडवर्टाइजिंग, जो उनकी जो पीआर एजेंसीज है वो अच्छा काम कर रही है। हाँ वो भी है, बैंड वैगन फेलेसी हम जिसे बोलते हैं। वो बात भी है। रही, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो साइकाइट्रिस्ट है
या साइको एनालिस्ट है, वो जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज साथ लिए घूमते हैं, बड़े बड़े शब्द, यस यस उसको अगर वो यस। छोड़कर कम्युनिकेशन अच्छा कर सके तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपको सिंपल सा कुछ समझ लीजिए अभी मेरे फादर को रिसेंटली ब्रेन हेमरेज हुआ 3 मई को। हम गए डॉक्टर के पास, अब मैं पढ़ा हूँ उसमें, तो मैं उनसे बात कर रहा था, उनकी भाषा समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा थ्रोम्बोसिस, हम्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल गांव का व्यक्ति कैसे समझे उसे 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 शहर सही से शहर इंटरनेट का भी चलाना नहीं नहीं। समझ पाएगा, शहर का भी नहीं हाँ, समझेगा। बिल्कुल। अब आप देखिए, वही एक बाबा जाता है, वो बोलता है तुम पर काला साया है, ओम तद भट सट फट सुम, ऐसे कुछ करेगा, बोलेगा ये भभूति खा लो। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाबा फुल फ्रॉड है, किसी बाबा को डिफेंड करने का कोई ये नहीं है, ये सब फ्रॉड होते हैं। इसका जो आंसर है कि ये बाबा के पास क्यों ना जाए, तो वो बाबा असल में क्रिमिनल है। क्रिमिनल कैसे? तो श्याम मानव जी का आपने नाम सुना होगा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। यस वो मतलब यस। उसका एक कानून का हमेशा हवाला देते हैं कि ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी की ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, अगर मैं करता हूँ तो मैं गया, उसमें फाइन भी और जेल भी दोनों साथ साथ है। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी मॉब आएगा ना, वो फ्री जगह है एडवर्टाइजिंग के लिए। मतलब आप सोचिए, आईटी सेल बनाओ, फिर उनसे कैंपेनिंग करवाओ, पैसा दो, उससे अच्छा वही हंड्रेड एक जगह परसेंट है जहाँ लोग भीड़ में है, वहाँ बस एक बैनर लगा देना है अपनी पार्टी का, हम्म। अपना फोटो बड़ा हम्म। लगा के। सही है तो सही है। मतलब इसमें होता क्या है ना, जैसे कोई भी जो चीज़ हो रही है, गलत भी हो रही है, तो उसमें बहुत सारे उसके बैकएंड में लोग हैं जो पावरफुल है और उनको उससे फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो हो रही है। हम्म। हम्म। अगर स्टेट मुझे को ऐसा, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो या स्टेट उसे उखाड़ के फेंक देगा। ये होता 100%। और ये यहाँ पर जो आपने बोला ना मैकेनिज्म, जो एक नेता का मैकेनिज्म और एक बाबा का जो मैकेनिज्म है जो चलता है, वो उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। एक तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। बाबा का काम नेता के बिना, नेता का काम बाबा के बिना। बाबा का काम तो भी चल जाएगा नेता के बिना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फॉलोअर्स की भीड़ है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरे बड़े बड़े मोटे आसामी हैं। बट नेता का काम बाबा के बिना चल ही नहीं सकता। तो बेसिकली वही वाली बात है। तो कितने भी कानून बना लीजिए, अभी मैंने एक वीडियो में बात की थी कि भारत में अंधविश्वास के लिए कोई कानून नहीं है। अंधविश्वास अगर कोई फैलाता है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो लोगों ने बताया मुझे कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून जो है, अंधविश्वास निर्मूलन कानून ऐसे कुछ करके है महाराष्ट्र में। बट तो भी वहाँ पर भी ये इतना एक चीज़ होती है कानून बनाना और एक चीज़ होती है एनफोर्स करना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कानून है कि आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जुर्माना होगा, आपका लाइसेंस में एक वो हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। पर क्या हो रहा है, बिल्कुल। आप 100-500 रुपये पकड़ाते हो, आपको ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ना आपका लाइसेंस में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप चले जाते हैं। तो कानून बनाना अलग है, उसका एनफोर्समेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा वही वाली बात है कि कानून बना के कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, कानून से बेचारा गरीब आदमी ही मरेगा, नहीं, पकड़ा देखिए, उसी जैसे को जाएगा। मैं यही कहता हूँ कि 10 लोग बैठते हैं, देखिए इंडिया की प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पर। टॉक द टॉक और वॉक द वॉक दोनों सिमिलरली चलना चाहिए अगर आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, कुछ समाधान करना है। यहाँ बात करने वाले बहुत है, यहाँ हवाई बातें इतनी हुई है, मतलब भाई बस अब तो विश्वगुरु हो गए, जीत गए, तुम्हारी एयरपोर्ट की भले ही छत कोलैप्स क्यों ना हो जाए, है ना। वो तो अच्छा, खैर सही मैं बात है। बाय द वे मैं बता दूँ, मैं बीजेपी का बहुत समर्थक हूँ। मैं हमारे यहाँ हम मतलब ओपनली मैं बोलता हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं। समस्या यह है, जब मैंने अपने पार्टी के लिए मोदी जी के चैनल पे एक ये लिखा, कमेंट लिखा कि आप ये गलत, भाई उनका आईटी सेल मुझे गाली देता है, बोले तुम तो वामपंथी हो, टेररिस्ट हो। मैं बोला भाई ये क्या चल रहा है। अब फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मुझे मज़ा आया कि हाँ चलो अच्छा हुआ, थोड़ा ज़मीन से नीचे है। तो वही है। और बाकी आपने बात सही कही कि एनी पॉलिसी इज़ एज गुड एज जो इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है वो कौन है। हम्म। आप कितना ही सोच लो, कितना ही कुछ भी कर लो, अगर वो बंदा जो है, जो वहाँ पे साइन करने वाला है या इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है, वही करप्ट है, तो आपका माइक कितना ही अच्छा हो, आपने वायर प्लग करते समय सही से प्लग नहीं किया। इसका इसका एक
जो सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन की बात भी हम इस पॉडकास्ट में करना चाहेंगे। तो सोल्यूशन इतना आसान नहीं है 100%, क्योंकि हम दोनों चीज़ों में अटके हुए हैं। हम पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच में अटके हुए हैं, और हमने उसका हाइब्रिड मॉडल बना दिया अपने देश में। या तो हम पूरी तरह से पूंजीवाद को अपना लें, ठीक है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बन जाए, या पूरी तरह से सोशलिस्टिक बन जाए, साम्राज्यवादी बन जाए। हम क्या है, ना इधर देख पा रहे हैं ना उधर देख पा रहे हैं। हम आधी नीतियाँ बना रहे हैं साम्राज्यवादी तरीके से कि गरीबों का फ़ायदा हो, और आधी नीतियाँ बना रहे हैं कि अमीरों का फ़ायदा हो पीठ पीछे से। तो एनफोर्समेंट कब होता है? जब सोशल इक्वालिटी आती है सबसे पहले समाज में, किसी भी देश में। जहाँ मैं अगर आज कनाडा में 20 साल रहा हूँ, 15 साल रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर एक मंत्री जो होता है, जब वो भाषण देने आता है तो वो अपनी चेयर खुद लगाता है। मैंने खुद देखा है। वो मंत्री, ना उसके पास एक भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना कुछ होता है, और वो कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर में, और वो यूनिवर्सिटी में आकर भाषण दे रहा है एक नॉर्मल इंसान की तरह। ना ही उसके आप पास सच कोई बोल रहे हो? ऐसी 100%, 100, आई हैव सीन विथ माई आइज मैनी टाइम्स। यूनिवर्सिटी में जब हम थे तो वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स बच्चों को एड्रेस करने आते थे, क्योंकि वो बच्चे वोट बैंक हैं, बच्चे 18+ हैं, तो उनको भाषण देने आते थे, बात करने आते थे, स्पेशली चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। उसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी को अधिकार है इस बात करना, पर वो खुद अपनी चेयर उठाते थे, खुद अपनी चेयर रखते थे, और अगर कोई हेल्प करने की कोशिश करता था तो उसको बोलते थे प्लीज़ डोंट हेल्प मी, आई कैन डू इट माई सेल्फ। और ऐसे ही वो मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते थे, स्पेशली कनाडा में, जो कि एक साम्राज्यवादी कंट्री है। पूंजीवादी भी है, नीतियाँ बनी हुई हैं, बट बेसिकली सोशल इक्वालिटी है। सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, बराबर हैं सबके सब। अब हमने संविधान तो बना दिया सोशलिस्ट तरीके से कि सब बराबर हैं साहब, एक मंत्री और एक संतरी और एक गरीब आदमी सब बराबर हैं, हमने संविधान में लिख दिया। पर जब इसका इन्फोर्समेंट करने की बात आई तब हमने कहा कि नहीं नहीं, मंत्री जी तो कैसे थोड़ी ना जेल जाएंगे, गरीब आदमी को भेज दो जेल। तो गरीब आदमी चला गया जेल साहब। पर मंत्री जी के जब जेल जाने का टाइम आया तब उनको बोला गया कि आप चले जाइए, जमानत हो जाएगी आपकी, पैरोल मिल जाएगी आपको, चुनाव आने वाले हैं। तो वो चीज़ कहाँ समानता रही? वहाँ पे हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हमने अपने साथ में। जैसे मैं एक चीज़ पाता हूँ, समानता इज़ अ वेरी यूटोपियन कॉन्सेप्ट। मैं ये बिल्कुल ठोक के बोलता हूँ कि समानता नहीं आ सकती, नहीं आएगी। वो नहीं आ एक सकती। यूटोपियन है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी जो हालत है, अगर वो बुरी है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट इससे बुरी ना हो, स्टेटस को मेंटेन रहे। बाबू मॉडल, L1 मॉडल ब्यूरोक्रेसी का, कि कम से कम जो है वो मेंटेन रहे, और फिर उसके बाद में स्थिति आदर्शवाद की तरफ कैसे ले जाई जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये होना चाहिए। अब इंडिया की नहीं, प्रॉब्लम ये है। उसमें उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमें एक मॉडल पर स्विच करना होगा, एक मॉडल। हम हाइब्रिड मॉडल नहीं अपना सकते इसमें या तो हमें दुबई वाला मॉडल अपनाना होगा कि भाई तूने चोरी करी ना तो तेरे हाथ कटेंगे, तेरी आंखें फोड़ी जाएंगी, तेरे को चौराहे पे सबके सामने पब्लिकली डिस्प्ले किया जाएगा। या तो वो वाला मॉडल अपना लीजिए कि लोग डरें, नहीं नहीं। या फिर दूसरा वाला मॉडल अपना लीजिए कि भाई अगर नेताजी भी चोरी करते हुए पकड़े गए तो उनको भी सज़ा मिलेगी, भाड़ में जाए बाकी सब चीज़ें। तो हम किसी एक नहीं, तरफ उसकी लीन उसकी करना दिक्कत पड़ेगा मैं बताता हमको। हूँ। उसकी दिक्कत मैं बताता हूँ। अभी ईडी सीबीआई की रेड्स हुई, हम्म लोगों ने उसको नेगेटिव बोला, मैं उसे नेगेटिव नहीं बोलता। अरे भाई, पैसे मिल रहे हैं। हम्म यू अब आप देखिए, नेता के घर से 340 करोड़ रुपया कैश मिला। हम्म मिला ना, मशीनें गर्म हो गई, जैसे हमारे होम मिनिस्टर जी बोलते हैं। अब वो नेता आकर बोलता है मेरे पे अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, उसका जन समर्थन के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना नेता को जब अंदर डाल रहे हैं। तो आपकी जो सोशल वैल्यू है, एक होता है वैल्यू के हिसाब से आपका सब कुछ चलता है। हायरार्की हमेशा मेंटेन रहती है, नेचर का रूल है वो। हम्म तो बात ये रही वन मॉडल की, जैसे कि आपने कहा दुबई में जैसे ये होता है। नहीं कर सकते। कोई भी हाँ। जो कंट्री है, उसका जो लॉ है वो उसके कल्चर से आना चाहिए। आप जितना हम्म बाहर से लेकर आके थोप दोगे, सिस्टम हम्म कोलैप्स हो जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ, हम्म हमारे लोग हमेशा देखते हैं कि यूएस में ऐसा हो रहा है, हम भी हम्म करेंगे। हम्म बेवकूफ़ हो तुम, जो है वो भी चला जाएगा। वैसा नहीं करना चाहिए। और इंडिया की समस्या बताता हूँ आपको। हम्म एक जो भी इंडिया में एक मॉडल ये करना चाहेगा कि पूरा इंडिया एक मॉडल से चलेगा, उसने फिर मुगलों से कुछ नहीं सीखा। आप देखिए, मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेंट्रलाइजेशन की दिक्कत का। औरंगजेब से लेते हैं, उसके पहले भी बहुत थे। औरंगजेब इसलिए क्योंकि रिसेंट फिगर है।
बंदे ने क्या किया, उसने सेंट्रलाइजेशन पे बहुत फोकस किया कि पूरा मैं ही चलाऊंगा, दिल्ली सब कुछ चलाएगी। उसका रिजल्ट क्या था? पंजाब में सिख ने रिवोल्ट किया, लड़ गए मतलब, और मानना पड़ेगा लड़े। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने रिवोल्ट किया। और साउथ में तो वो तो भूल ही जाइए, उसमें तो वो कभी जीत भी नहीं पाया सही से। अब आप देखिए, बीजेपी ने जब भी सेंट्रलाइजेशन की कोशिश की, क्या साउथ से विरोध आया? आया। क्या महाराष्ट्र से विरोध आया? इलेक्शन रिजल्ट में दिख रहा है। पंजाब से, पंजाब तो लड़ ही रहा था, पंजाब में तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि हमें एक पैटर्न नोटिस करना होगा कि इंडिया जैसे एक ज्योग्राफी भी तो कोई चीज़ होती है ना, लोग कल्चर होते हैं। जैसे हम शिव जी की बारात है ये देश, तो मैं खुद को मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो ये देश 540 प्लस रियासतों से मिला के एक देश बनाया। अब इसको आपको अलग अलग जो प्रोविंसेस होते हैं उनको बस एम्पावर करना है। जैसे फेडरलिज्म हम कहते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, जो कि सही है। दिल्ली ने ज़्यादा अपने हाथ में पावर नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी फार ठीक है, बस उन्होंने उतनी पावर रखनी चाहिए कि जिससे कोई सेपरेटिस्ट अपना अलग देश ना मांग ले या बनवा ले, या उसको प्रिवेंट करना चाहिए। ये मेरा इंडिया को देखते हुए व्यू है। हम एक नहीं हाँ, थे, कभी नहीं थे, हमारा अलग अलग इसमें बटे हुए थे। 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी एक देश का मॉडल उठाकर अपने पर थोप देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक मॉडल हमें डेवलप करना होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट मॉडल इज़ नॉट वर्किंग। और जैसे फॉर एग्जांपल दो दो बेहतरीन मॉडल हैं, और हम हर देश के मॉडल से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, जो सीखते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। दो अलग अलग मॉडल हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि हर जो इंडिविजुअल स्टेट है ना, उसको पूरी ऑटोनॉमी है कि भाई तुम अपने कानून बनाओ, तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें प्रोहिबिट करना है, जो तुम्हें अलाउ करना है, जिस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें तुम कर सकते हो। बट जो सुरक्षा का मामला है उसमें फेडरलिज्म चलेगा, जो कि हमारे यहाँ भी होता है। पर हमारे यहाँ पर किसी कानून को बनाने के लिए सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, बड़े कानून को बनाने के लिए। तो बेसिकली जैसे आपने बोला ना, बिल्कुल, कि हमारे देश में एक कानून नहीं चल सकता। मैं कह भी नहीं रहा कि अब कभी भी नहीं चला, ना चलेगा, क्योंकि देश ही इतना एक तरह से मिनी यूरोप है हमारा देश, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मिनी अफ्रीका। हाँ, मिनी अफ्रीका बोल दीजिए, मिनी अफ्रीका है, चलिए। तो या उसको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकता मैं, वो भारत हाँ, है, हम बिल्कुल। हैं, भारत हाँ, है। तो वहाँ पर एक कानून कभी नहीं चल सकता, बट हमें अपने हिसाब से उसको अडेप्ट करना और चेंज तो करना पड़ेगा। कि पंजाब में जो कानून चलेगा वो साउथ में नहीं चल सकता सर, क्योंकि दोनों के केस में दिमाग अलग है, एग्जैक्टली। मेंटेलिटी अलग है, एजुकेशन लेवल अलग है, इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है, हर चीज़ अलग है। तो बनाइए ना अलग कानून, किसने मना किया? थोड़ा स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? वो यही चीज़ है यही ना। मांग मैं कर रहा था। जैसे प्रॉपर हो ये रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे लोगों को लगता है कि उसी से आएगा तो मुस्लिम 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, और गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये जो प्रावधान है वो गलत है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आईपीसी के जो एक सेक्शन है, वो शायद 3 आईपीसी तो अभी गया, जो बीएनएस है उसको कर दो कि ये सेंट्रलाइज हर व्यक्ति के लिए ये कानून है इरिस्पेक्टिव ना। ऑफ द रिलीजन। मतलब यस। पर्सनल लॉ जो है वो होते हैं, ठीक है, वो उसके कुछ कारण है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है प्रॉपर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन पर्सनल लॉज में कुछ दिक्कत है तो उस लॉ के अंदर जाके आप उसको चेंज करवाओ। वजह है कि पूरा मतलब आपके हाथ में उंगली में यहाँ कुछ दिक्कत थी, आपने बोला ये काट दिया यहाँ से। ऐसे नहीं होता। तो आपको समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन जो है वो उसकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी के हिसाब से एक्ट करेंगे ना। न्यूक्लियर मिसाइल से चींटी नहीं मारी जाती, मारनी भी नहीं चाहिए, मूर्खता है वो। तो हमें वो देखना पड़ेगा। पहले तो सही। प्रॉब्लम डिफाइन कर लो। इंडियंस को मैं एक चीज़ पाता हूँ, हमें टैलेंट है, नो डाउट, मतलब ब्रिलियंट कॉम है, बस उसके पास पर्पस नहीं है। मोटिवेशन बहुत है, पर्पसलेस मोटिवेशन है। और फिर अगर वो बंदा एस्पिरेशन उसकी इतनी है कि स्टेट उसको फुलफिल कभी नहीं कर पाएगा, तो ब्रेन ड्रेन क्राइसिस उसका नतीजा है कि लोग यहाँ से बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ उनका नहीं होने वाला। सही बताता हूँ, अपने ही लोग टांग खींचने वाले हैं, मतलब पूरा भसड़ मचा हुआ है। बेसिकली इस मामले में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कलेक्टिवली इंडियंस आर इंटेलिजेंट,
ठीक है, एक सेंटेंस हम बोलते हैं जिस पर हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ जी इंडियंस तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब वो किस रेस्पेक्ट में देखा जाता है? हमेशा इंटेलिजेंस, और इस मामले में हो सकता है मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिले, आई एम ओके विद दैट, बट हमेशा ऐसा देखा जाता है जो भी इंटेलिजेंस होती है वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है एक पूरी सोसाइटी की। तो हमारे केस में क्या होता है कि हमारी जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है ना वो दो तरीके से डिफ़ाइन होती है। एक तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के केस में, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं हमारे देश में वो गरीब हैं, अनफॉर्चुनेटली अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरी, ना पढ़ाई उनको ज़्यादा के लिए कुछ किया गया, ना आर्थिक स्थिति के लिए कुछ किया गया। तो उस हिसाब से अगर उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस के बेसिस पे देखा जाए कि कुछ हैंडफुल ऑफ लोग ऊपर उठ गए, जो आज की तारीख में बढ़ रहा है पिछले 10, 15, 20 साल में, तो हम उन हैंडफुल ऑफ लोगों के बेसिस पर अपना कलेक्टिव इंटेलिजेंस डिटरमाइन करते हैं कि ये जो लोग हैं ना ये इंटेलिजेंट हैं, और मैं भी इंडियन हूँ, बिकॉज मैं भी इंडियन हूँ तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, बिकॉज ये लोग जो हैं जो 3-5% हैं सोसाइटी का वो इंटेलिजेंट है, तो उस बेसिस पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट के हिसाब से क्योंकि मैं इंडियन हूँ मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, जबकि ऐसा है नहीं सर। हाँ मतलब क्योंकि हमें एक केस को लेके जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मैं मान रहा होता हूँ, हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल सेंस में तो हमारी जो यहाँ पर रिसोर्स, देखिए जैसे मैं इंटेलिजेंट इस सेंस में बोल रहा हूँ कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पर, रिसोर्सेज यानी मैस्लो हायरार्की के सबसे नीचे के 2 पायदान, वो बहुत है, लेकिन हम वही रह गए। मतलब वो देखिए जैसे यूरोप या वेस्ट आगे क्यों जाता है, टेक्नोलॉजी वही क्यों बनती है, कल्चरल बात है वो एक, भाई उनको अगर सरवाइव करना है तो उनको इनोवेशन करना पड़ेगा उनकी कौम को सरवाइव करने के लिए। उनके प्रदेश वैसे नहीं है जहाँ वो सरवाइव कर सके एकदम इजीली, तो टेक्नोलॉजी उनको बनानी पड़ेगी ना। हीटर कोई ठंडी जगह से ग्रस्त आदमी ही बना सकता है, जिसके यहाँ सब अच्छा है वो हीटर क्यों बनाए। मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे अगर आप कंपेयर करोगे ना फिर कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगी कि बाहरी देशों में जो कॉमन मिनिमम इंटेलिजेंस है, कॉमन मिनिमम इंटेलिजेंस वो कंपैरेटिवली काफ़ी हायर है भारत देश के मुकाबले। और जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस भारत देश में ज़्यादा है, तो हम उसको जो कंपेयर कर रहे हैं ना वो हम कॉमन हायर इंटेलिजेंस से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों के जो पैमाने हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ मतलब यहाँ से तो क्रीम जो बाहर प्रदेश में गए, हाँ, हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो वहाँ बेटर कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ के तो इंडियंस भी इसका होशियार ही। मतलब हाँ, तो मैं अगर किसी विदेश में बैठे हुए इंसान को सुंदर पिचाई को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ सुंदर पिचाई इंडियन है, सत्या नडेला इंडियन है और मैं भी इंडियन हूँ। तो क्योंकि ये दोनों इंडियन है तो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मेरा कॉमन मिनिमम इंटेलिजेंस बढ़ गया। पर एक False कॉमन equivalence। फॉल्स इक्विवेलेंस, एक कॉमन कैनेडियन या कॉमन अमेरिकन या कॉमन यूरोपियन जो है उसका कॉमन मिनिमम इंटेलिजेंस हमसे कहीं ज़्यादा आगे होगा। और ये बात फिर वहाँ पर जहाँ पर सर्कल लगाते हैं ना बड़ा बड़ा डॉट, वो आती है एजुकेशन पर। कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन पर। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है ना, पहली 5वीं तक या पहले 10वीं तक, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। तो जब इंसान पहली 5वीं क्लास या पहले 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक पढ़ता है ना तो वो ब्रेन डेड हो चुका होता है। वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है उसमें। तो जब वो उसके आगे की क्लास पढ़ता है वो ज़ॉम्बी की तरह पढ़ता है। ये मैं कॉमन इंसान की बात बता रहा हूँ। एक भारत का एक सैम्पल साइज अगर मैं ले लूँ तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ना कि हायर इंटेलिजेंस या लोअर इंटेलिजेंस के रेस्पेक्ट में। मैं क्लियर कर दूँ इसको। नहीं मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है, एक शिक्षा और दूसरी प्रणाली। नॉट दैट मतलब एजुकेशन तो मिलता नहीं है, एजुकेशन और सिस्टम कुछ नहीं है। देखिए जैसे मेरी मौसी टीचर्स है, मौसी जी मम्मी की क्लासमेट्स है या दोस्त है, मैं पाता हूँ उनको पढ़ाने के अलावा इतने काम दे देते हैं। जैसे इलेक्शन आया, इलेक्शन ड्यूटी लगा दी। अब हमें ये समझना होगा कि वो जो टीचर है उसको उसके घर के काम करके कॉलेज या स्कूल जाना है बच्चों को पढ़ाने। अच्छा छोटे बच्चों को कोई संभाल के दिखाए, मुझे 2 बच्चे संभालते नहीं है, उस लेडी को या जेंट्स को 60 से 120 बच्चे संभालने हैं, हर एक को पढ़ाना है। किसी ए लिखना कितना मुश्किल होता है, हमें तो आसान लगता है कि हम ABCD लिख दिया, किसी बच्चे को कभी सिखाने की कोशिश करो फिर समझेगा क्या होता है। तो 100%। अब हमें इसमें ये ढूंढना होगा कि जो टीचर है
वो टीचर को एम्पावर कैसे करे, उसकी उसकी समस्या समझे, उसको कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन अच्छे से, थोड़ा उसका जो मिसमैनेजमेंट है या बैलेंस नहीं है उसको पहले आप प्रॉपर कर दे, तो वो टीचर क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाएगा? कोई भी चीज़ क्यों क्यों कोई करे, कोई क्यों करे? क्योंकि उसको उससे रिवॉर्ड मिलेगा, समाज में इज्जत मिलेगी, जो भी है वो उसकी नीड्स होती है, हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो। तो हमें अगर अब ये पता है तो हम उसको क्यों ना ये करके लोगों से अब काम उसमें एक बात बताइए, ये मैंने अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट किया था साइंस इज डोप वाले भाई प्रणव के साथ। हाँ। तो हम वहाँ पर वही बात कर रहे थे। और मैंने उनको एग्जैक्ट जो आप उन्होंने बात कही ना, वो एग्जैक्ट आपने बात बोली, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे ओह। बताइए कि कोई सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होता है उसको क्या अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती कंपेयर टू अ प्राइवेट स्कूल टीचर? उसको 2 से 3 गुना सर तो तनख्वाह मिलती है, 4 गुना तनख्वाह मिलती है, सरकारी राइट, कम से स्कूल कम। है ही कितने, और वहाँ के कौन बच्चे जाते हैं? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं विज अ विज हाँ, कंपेरिजन कर तनख्वाह रहा हूँ मिलती है। कि सरकारी स्कूल का जो टीचर है, और सरकारी स्कूल ज़्यादा है अगर आप नंबर के बेसिस पर बात करें ना, सरकारी स्कूल का नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल भारत में अभी भी, और या बराबर से होंगे डेटा के बेसिस पर। पर ये बात है कि जो सरकारी स्कूल का टीचर है उसको 3 से 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलती है ऑन एन एवरेज कंपेयर टू अ प्राइवेट स्कूल टीचर। बट प्राइवेट स्कूल का जो टीचर जो एफर्ट मारता है पढ़ाने में कंपेयर टू अ सरकारी स्कूल टीचर, वो 3 से 4 या 10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल का टीचर कोई एफर्ट नहीं मार रहा डिस्पाइट ऑफ बीइंग पेड 3 to 4 to 5 टाइम्स ऑफ सैलरी। क्योंकि देर इज़ नो, वही वाली बात आ गई पलट पलट के कि लॉ एनफोर्समेंट है ही नहीं, आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं, क्लास में आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे भी पढ़ाएं बच्चों को या ना पढ़ाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको सॉल्यूशन दूं पूरे प्रॉब्लम का। हाँ बिल्कुल, जो लेट्स भी टॉक अबाउट सोल्यूशन। इलीट जो भी इलीट वर्ग है, मैंडेटरी कर दो कि पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है। फिर देखो कैसे एजुकेशन सिस्टम बदल जाता है, सब बदल हाँ जाएगा। ये दिल्ली जो में देखा ना लोग हमने। वहाँ पे हाँ, मतलब जो लुटियंस बाग के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको पार्टी बना लो उस सिस्टम में, फिर देखिए वो सिस्टम कितनी बढ़िया चलती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो जो सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होता है, अगर वहाँ तो पहले तो एंट्री नहीं मिलेगी, लकी हो तो घुस जाओगे, आप अंदर जा कर के देखोगे क्या मतलब वो हॉस्पिटल है या होटल है समझ नहीं आता, हाँ स्वर्ग हाँ होता है वो हॉस्पिटल। अब मुझे हाँ। ये बताइए, अगर आपने ये बोल दिया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है सिर्फ उसी में आपका इलाज होगा, फिर आप देखिए कैसे पॉलिटिशियन सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सब वो जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं करेंगे तो मतलब अगर उनको वहाँ जाना पड़ रहा है तो वो बेटर हो जाएगा। पर वही फैंटास्टिकल सोल्यूशन है ना, ये हम सोच रहे हैं फेरी टेल सोल्यूशन, जैसे उसमें पिक्चर में दिखाया था शाहरुख खान की, कौन सी पिक्चर थी वो, नायक शाहरुख खान की अभी जो आई थी नहीं, अभी रिसेंट में नहीं देखी शायद। अरे यार कमेंट में मैं लिख दूंगा इधर, जो शाहरुख खान की एक मूवी थी जो बहुत फेमस हुई थी, एटली ने बनाई थी, जवान जवान जवान। तो जवान मूवी में भी ऐसा ही फैंटास्टिकल सोल्यूशन दिया गया था कि पॉलिटिशियन आएगा तो सरकारी अस्पताल में उसका इलाज होगा, पर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो पॉलिटिशियन ही इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी है, जो उसी को बोलना पड़ेगा कि ये कर दो। बट एजुकेशन के केस में हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में कि एजुकेशन में सरकारी स्कूल्स को बेहतर बनाया जा सकता है, सरकारी स्कूल की एजुकेशन को, बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हर तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है एट पार विद प्राइवेट, अगर आप में पॉलिटिकल वेल हो तो। ये हमने दिल्ली में देखा है, और ये भले ही कोई आम आदमी पार्टी का कट्टर विरोधी होगा, वो भी कहेगा हाँ स्कूल का काम तो किया था भाई, स्कूल में तो काम किया था, क्योंकि देखा हुआ है लोगों ने। रेट ऑफ चेंज DV/DT जो होता है समाज का या जो भी हमारी सोसाइटी है उसका, और टेक्नोलॉजी का जो गैप हो रहा है, टेक्नोलॉजी ऐसे जा रही है और हम ऐसे 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 जा रहे हैं, तो ये जो गैप हो रहा है बीच में, उसको हैंडल करने के लिए एजुकेशन ही काम आएगा। ये मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन के लिए वो जो टीचर है, पहली बात तो वो टीचर बेचारा कई जगहों पे पैसे भर के ऐड होते हैं, कई जगहों पे मतलब चलो ठीक है ले लिया, मैंने मानता हूँ सब एकदम करप्शन फ्री है, वो टीचर है, उसको भी तो ट्रेनिंग देनी है ना। अब जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी, हर 5 साल में चीज़ें बदल रही है। अब आदमी की एक प्लास्टिसिटी होती है ब्रेन की, वो 25 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेनिंग में फिर वो चल रहा है भाई, एक बार मतलब सेटल हो गया आदमी की चल रहा है, फिर वो क्यों सीखे, फिर नीचे बच्चों को सिखाने के लिए वैसे लोग कहाँ से लाएंगे। मतलब
एक हम वो जो जो टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से भाग रही है उस स्पीड से हम कोप अप नहीं कर पा रहे, उसका नतीजा है कि अभी की ये सिस्टम हमें इनसिग्निफिकेंट लग रही है, जो एक समय में हमारा सपना थी कि ऐसी सिस्टम बनेगी तो हम बदल जाएंगे। बट किया जा सकता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हम ये सॉल्यूशन बता रहे हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम को एट पार विथ प्राइवेट स्कूल किया जा सकता है, वो दिल्ली में किया जा चुका है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। और ये कहाँ से सीखा उन्होंने? ये उन्होंने सीखा नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन सिस्टम से ही, कि वहाँ पर जो ऐसा नहीं कि वहाँ पर करप्शन नहीं है, वहाँ पर भर भर के करप्शन है, पर करप्शन है हायर लेवल पर, कि जो लोअर लेवल का जो टीयर 1 या टीयर 2 है ना, वो करप्शन फ्री है। कि जैसे मैं आज बैंक में जाता हूँ, अस्पताल में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी अपना इलाज कराने के लिए, या स्कूल जाता हूँ तो मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर मैं पूंजीपति हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ, तो मुझे अपना काम कराने के लिए सरकार को पैसा खिलाने की ज़रूरत लॉबिंग। पड़ेगी, जो लॉबिंग के केस में, या जो फंड होता है पॉलिटिकल पार्टी का, जो हर अलग अलग तरीके से लिया जाता है, वो वहाँ पर बहुत चलता है। पर उन्होंने सबसे पहले ये किया कि लोअर लेवल करप्शन खत्म कर दिया, जो कि हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो बात नहीं घुमा नहीं फिराकर नहीं, मेरी दिक्कत वही है अनफॉर्चुनेटली वही आ गई कि लॉ एनफोर्समेंट जब तक कोई नहीं होगा ना, तब तक कुछ काम नहीं होगा। तो मुद्दे की बात वही है, लॉ एनफोर्समेंट। नहीं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आप बोल रहे थे, फिनलैंड से टीचरों को ट्रेन करवाया, दिल्ली दिल्ली मॉडल अच्छा था एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आप जो बोल रहे हैं एजुकेशन। केजरीवाल साहब ने अच्छा काम किया, नो डाउट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब किसी देश से एजुकेशन सिस्टम देख रहे हो कि वहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, आप वो लेकर के आओगे तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम खुद के कल्चर पे बनाया है। आप अगर उसको डायरेक्ट ले आओगे तो आप अपने मतलब जैसे चीन से आप कुछ सीखना चाह रहे हो, आप अपने देश को चाइना थोड़ी बनाना चाह रहे हो। भारत कहाँ रह नहीं। गया फिर? किसी भी हाँ, देश का 100%। एजुकेशन उसके कल्चर से आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी बात है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार कर सकती थी वो बढ़िया कर दिया। अब सरकार किसी स्टूडेंट के दिमाग में ठूस ठूस के इंफॉर्मेशन तो नहीं भर सकती ना, वो तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। मतलब इस पूरे इसमें जो लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, वो अपने पढ़ाई के समय कैसे थे? क्या उन्होंने पढ़ाई की? चलो खराब थी मान लिया, जो पढ़ा रहे थे क्या वो आपने पढ़ा? खराब था, ठीक है। क्या आप उसमें नहीं। अगर मैं आज लोगों को पूछ लूँ कि मणिपुर कहाँ है, उनको मैप पे पता नहीं है मणिपुर कहाँ है। पथेटिक जो मणिपुर का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, उनको मैप पे मणिपुर का ये मतलब मेरे दोस्त है पता कांग्रेस नहीं। के समर्थन, उनको पता नहीं नहीं पता। मणिपुर कहाँ है। मैं बोलता हूँ डूब मरो शर्म से। तुम कहते हो कि एजुकेशन सिस्टम खराब। बात रही एक्शन की करप्शन पे, तो ये सरकार करप्शन पे एक्शन ले रही थी, लेकिन ईडी को मतलब इन्होंने बोल दिया कि तानाशाही चल रही है, ये चल रही है। वो भी तो एक ये है ना, जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि फिर अपोजिशन को भी वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार आपने, चलो ठीक है हमारा नेता करप्ट था हम छोड़ देते, लेकिन वो नहीं करते, वो भी तो दिक्कत है। हाँ, तो मुद्दे की बात देखो, दो ही है हमारे देश की। जो अब प्रॉब्लम तो हर बच्चे बच्चे को पता होगी कि हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है। हमारे देश की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, लॉ एनफोर्समेंट ना हो पाना। बट उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमें अगर हम बात कर सकें, इसमें चार चीज़ें बता सकें इसमें, तो मेन है, क्योंकि पॉपुलेशन का मैं कोई एक, सोल्यूशन एक नहीं है। सबका एक समाधान बता सकता हूँ। जैसे मैंने बताइए। ये बनाया भी था एक प्रॉपर उसमें मैं अपने मतलब मुझे शौक है मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर करने का। ओके। तो मैंने एक चीज़ पाई है कि हमें इंडिया को सिस्टमिक थिंकिंग पढ़ाने की ज़रूरत है। इको जैसे मोदी जी खड़े होते हैं बोलते हैं इकोसिस्टम बना रखा है खराब है। आप इकोसिस्टम को डिफेम मत करिए, आप एक इकोसिस्टम में रहते हो जिसे आप नेचर बोलते हो। आपको ये समझना होगा कि आपको जो बच्चे हैं उनको सिस्टमिक थिंकिंग पढ़ाना होगा। एग्जाम्पल, कोई एक डिसीजन लेना है सरकार को, 93 मिनिस्ट्रीज है, सबका उस पर रिपोर्ट जाएगा, उस पर गहन गहन विचार होगा, चर्चा होगी कि वो एक सिस्टम है ना, स्टेट का एक सिस्टम है, जुडिशियरी अपना अलग इंस्टीट्यूशन है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन बटे हुए हैं। यहाँ पर आप एक बच्चे को अगर ये बोलोगे कि आपको असर्टिव होके ये बोलना है, आप अपने आइडियाज़ को पेपर पे लिख के दो, ड्राफ्ट करके दो। आइडिया बहुत होंगी, वो बंदा पेपर पे लिख नहीं पाएगा। हाँ। इसका मतलब वो केवल और केवल मानसिक अय्याशी कर रहा है, हम्म। उसका फिजिकल आउटपुट कुछ नहीं होगा, बस सोचे जा रहा है। अगर फिजिकल आउटपुट कुछ नहीं है तो फिर क्या काम का आपका सोचना? सोचो, लोग सोच रहे हैं, बहुत सोचा, बहुत बहुत किताबें लिखी। वो बेचारा भूखा आदमी है, उसको पहले रोटी खिलाने के प्रबंध करवाओ और फिर उसको रोटी कैसे मिलती रहे ये उसको सिखाने की कोशिश करो। अब
हवाई बातें ना करो। जैसे मैंने आपने लिखा है नीचे, मैंने एक लाइन लिखी है, होलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। किसी भी चीज़ को समग्रता से देखो। जैसे कोई चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसका आदमी के जीवन के 8 पहलू होते हैं। सोशली उस पर क्या असर हो सकता है, जो टेक्नोलॉजिकली उस पर क्या असर हो सकता है, इससे क्या असर हो सकता है। उसके बाद कोई चीज़ लागू करोगे, फिर अपना नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, उस चीज़ को कोई हमारा एनिमी हमारे ही खिलाफ ना यूज़ कर ले, कोई स्टेट के अंदर से ही कोई उसको स्टेट के खिलाफ यूज़ ना कर ले। इतनी चीज़ों पे सोचकर एक पॉलिसी बनाई जाती है, और फिर वो पॉलिसी ऐसी होती है कि इंडिया में वन फिट फॉर ऑल नहीं है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। फिर अब करे कैसे, मतलब तो चल रहा है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी को कॉम्प्लेक्स थिंकिंग सिखा दो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कैसे वर्क करती है, वो अगर कोई सीख ले तो ये देश अच्छा चला पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सब मैं जितना सीखा हूँ बाहर रहकर और यहाँ पर, जो मैं कंपैरिजन करता हूँ ना, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकता हूँ कि वहाँ पर लोग किस तरह से जीते हैं। और पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए, एजुकेशन को छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो हमें सिखानी चाहिए थी ना स्कूल लेवल पर, कि हमने फर्जी बातें तो सिखा दी देश प्रेम के बारे में, कि देश से प्रेम करना चाहिए, देश के झंडे को नीचे नहीं करना चाहिए, देश हम भारत माता है, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। हमने ये नहीं सिखाया कि कचरा कैसे फेंकते हैं। हमने ये नहीं सिखाया कि अगर भीड़ में फंस जाओ तो भीड़ से निकलते कैसे हैं। अभी मैं आज ही सुन रहा था, एक हादसा हो गया। एक बाबा जी का कुछ प्रवचन चल रहा था, उसमें भगदड़ मच गई और उसमें हज़ारों लोग घायल हो गए और सैकड़ों लोग मर गए। तो हम ये बेसिक चीज़ें नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि भीड़ में फंस जाओ तो कैसे निकलना है। हम कचरा फेंके तो कैसे फेंकें, कचरा क्या रोड पर फेंक देना है, क्या हमें अपने आसपास वालों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, हम हंसें कैसे, हम खुश कैसे रहें, हम किस तरह से बिहेव करें, हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, ये वाली बातें हम नहीं सिखाते। तो जब वो इंसान स्कूल से निकलता है तो वो जैसे मैंने पहले कहा था ना कि वो एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करता है। उसको कुछ नहीं पता होता, वो कहता है कि हम तो क्या करें, कुछ नहीं पता हमको, तो ना उसको लिखना आता है ना पढ़ना आता है, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है वो बेसिकली। तो जब हम पढ़े लिखे अनपढ़ों की, अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना नहीं चाहता ये इस तरह से रूडली, बट पढ़े लिखे अनपढ़ों की जब हम फौज खड़ी करेंगे और उन्हीं में से कुछ लोग सोशल सर्विस का काम करेंगे, उनमें से कुछ लोग पॉलिटिशियन बनेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग देश के लिए अच्छा करेंगे? जब उनको देश के बारे में ABCD नहीं पता। उनको ये पता है कि राजधानी क्या है, उनको ये पता है कि जो वर्बल चीज़ें, रूल्स रटे हुए हैं, सब चीज़ें रटी हुई, पर उनको ये बेसिक चीज़ें पता हैं। ये बेसिक चीज़ें आज एक एक बच्चे को पता है विदेशी एजुकेशन सिस्टम में। उनको ये पता है कि कचरा कैसे फेंका जाता है, उनको ये पता है कि कैसे भीड़ में निकला जाता है। रोज़ जब मेरे बच्चे का स्कूल होता था वहाँ पर, और कई लोग मुझे गाली दे सकते हैं कि मैं भारत विरोधी बात कर रहा हूँ, पर ये भारत के समर्थन में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे वो चीज़ मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने भारत देश में। तो कैसे जैसे अगर भीड़ हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल भगदड़ मच जाए, तो कैसे उस बच्चे को निकलना है उस भीड़ में से, ये हर महीने ड्रिल हुआ करती थी। क्या भारत में ऐसा कभी होता है? क्या भारत सर में मतलब सिखाया जाता है कि इस तरह से कैसे बिहेव होता है करना है? ऐसे, 1st to 10th स्टैंडर्ड में, 10वीं में आपको एक बार आकर ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं ये दिखा दिया जाएगा, पकड़ाएगा, एक बार सिखाया नहीं जाएगा कि इसको ऐसे यूज़ करो, फिर ये प्रेस करना होता है। वो कोई बंदा आके दिखा देगा, बस इतना ही होगा। क्योंकि सर उसके वो अलावा चल नहीं मतलब रहा मुझे है, सर, वो चल नहीं हाँ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर। अगर वो चलाने की कोशिश करेगा तो फट जाएगा। प्रेशराइज्ड कंटेनर है वो उसमें। तो इसीलिए तो ये सब चीज़ें हमें आई थिंक सबसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जब प्रैक्टिकल एजुकेशन हम करेंगे ना, तो जो सोल्यूशन की बात कर रहे थे ना हम, ये सोल्यूशन है कि बेसिक लेवल पर आप किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार करें, आप क्या हंस रहे हैं दूसरे इंसान को सामने देख पाकर, या आप बस मुंह चढ़ाकर जा रहे हैं। जैसे आप मिलते हैं किसी इंसान से रोड पर, 99% लोग उसको देखकर एक्सप्रेशन लेस होते हैं, देखा होगा आपने। जब मैं विदेश में रहकर बहुत साल आया तो मुझे बहुत ये चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहता था ना, वहाँ पर ऐसा होता था कि आप जब किसी इंसान को देख रहे हैं, भले आप उसको जानते हो ना जानते हो, आप उसको गुड मॉर्निंग ज़रूर कहते थे, आप हंसते थे, उनसे बात करते थे, या एटलीस्ट स्माइल करके चले जाते थे, और कुछ नहीं। तो ये भले ही बेवकूफ़ाना चीज़ें लग सकती हैं जो इंसान इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, जो कि कहाँ से ये बात आ गई बीच में,
कि यहाँ से बात आ गई कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम अगर बच्चों में डालेंगे ना अपने एजुकेशन सिस्टम में, 8वीं तक के एजुकेशन सिस्टम में, 8वीं के बाद इंसान में इतना दिमाग आ जाता है कि वो अपना भला बुरा सोच सकता है कुछ हद तक। 12वीं के बाद पूरा अच्छे से भला बुरा सोचने की क्षमता आ जाती है, 18 साल का, 17-18 साल का हो जाता है इंसान। पर 8वीं तक की जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम ये 4-5 चीज़ें डाल देंगे ना, तो ये जो बच्चे हैं, भले ही सरकारी प्राइवेट कहीं पर भी पढ़ें, तो ये बच्चे जब निकलेंगे ना कल को, दे विल बी बेटर प्रिपेयर टू मैनेज सच थिंग्स, दे विल बी बेटर प्रिपेयर टू एक्चुअली मेक पॉलिसीज। तो ये ग्रास रूट लेवल से ही काम करना पड़ेगा हमें। सिविक सेंस की बात कर रहे हैं आप, अगर शॉर्ट में कहे तो सिविक साइंस, पॉलिसी मेकिंग, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने हैं, कैसे इंसान से बात करनी है। आज की तारीख में 99% लोगों को नहीं पता कि जैसे हम आज बात कर रहे हैं सौहार्द के साथ, 99% लोगों को नहीं पता कि कैसे बात की जाती है। हाँ, 99% लोगों को नहीं पता कि किस तरह के एक्सप्रेशन देने चाहिए जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो या लड़के से बात कर रहे हो सिमिलर वे में। सर इतने लोगों को नहीं पता कि कहाँ पर expression कचरा छोड़ फेंकना दीजिए। चाहिए, हाँ, किस तरह से सॉरी बिहेव सर करना। इंटरप्ट के लिए। जी जी, मतलब बिल्कुल। लड़की से बात करना मतलब बड़ी बात हो जाती है, उसने पेन ले लिया तो हाँ। बड़ा बात हो गया। हाँ, तो क्योंकि हमने इतना दबा के रखा है ना कि लड़के लड़कियों की अलग अलग लाइन बनेगी। वो चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे ज़रूर कि किस तरह से हम अपने चीज़ों को दबा कर रखते हैं, जिस पर हमने एक पूरा पॉडकास्ट किया था सीमन रिटेंशन पर। उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी पड़े थे, बट उसमें हमने यही बात उठाई थी। पर फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 8वीं तक की एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीट ओवरहॉल करने की। तो जो बच्चे 8वीं पास करके निकलेंगे ना, दे विल एक्चुअली हैव मच बेटर ओवरव्यू ऑफ द सोसाइटी, जो कि मच बेटर प्लानिंग में होंगे, मच बेटर जो आप बोल रहे थे ना कम्युनिकेशन में होंगे, थिंकिंग में होंगे, हर तरीके से होंगे। तो वहाँ से चेंज लाकर उठाना होगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 25 साल का एक इंसान है, तुझे मैं आज कम्युनिकेशन सिखाऊंगा, तुझे मैं आज प्लानिंग सिखाऊंगा, तुझे मैं आज होलिस्टिक अप्रोच सिखाऊंगा। वो कहेगा क्या होता है भाई, मैंने तो कभी नहीं सुना ये चीज़ें। वो उल्टी कर देगा, पढ़ लेगा, उल्टी कर देगा, एग्ज़ाम पास कर लेगा, पर उससे आप पूछेंगे 6 महीने बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। हमें कौन सी चीज़ें याद रहती, एग्जाम हमें पास वही करने चीज, के लिए। हाँ, हाँ, मतलब वही जैसे वही करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, देखिए जैसे आप पाते हो कि ये आपको सिलेबस है, तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे, एनालिसिस करोगे, इससे इतना इससे इतना, अब वही टॉपिक रट के जाओगे। आपने इतना स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि वो एग्ज़ाम का जो मायना था, मीनिंग था, वो पूरी प्रोसेस का, उसको आपने बर्बाद कर दिया, है ना। और जुगाड़ ढूंढने में इंडियन लोगों से बेहतर कोई नहीं है। जुगाड़ एकदम बढ़िया ढूंढेंगे, मतलब बहुत बढ़िया। रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से आती है, इनोवेशन वो भी नहीं अच्छी आता। चीज़ है, वो भी अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ। ये ऐसा कहीं नहीं होता है। बट हमने उनको ये नहीं सिखाया कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। नॉलेज आप जैसे फिर वो पुरानी बात पे सर्कल करते हैं, जो आपने बोला कि जुगाड़ करना, चीज़ों को करना, वो एप्लीकेशन है, बट वो हम एक हद तक ही कर सकते हैं। पर अपनी जब पर्सनल लाइफ की बात आती है ना, पर्सनल लाइफ में कोई जुगाड़ नहीं चलते, क्योंकि पर्सनल लाइफ में हमें जुगाड़ सिखाए नहीं गए, ना चलते हैं, ना सिखाए गए। तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके से दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने में। तो वही यहाँ सर मैं सबसे आपको बड़ी। बताता हूँ, हाँ, साइकाट्रिस्ट के जाने, अगर आप साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको पागल बोल देंगे। हाँ, 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 मैं बोला क्योंकि यार एक्सेप्टेंस इतना नहीं है। ऐसा। हाँ, मतलब बाबा के पास जाना सही है अपने प्रॉब्लम को लेकर के, भले ही वो ठग ले, लेकिन साइकाट्रिस्ट के पास जाना तो भाई आप पागल हो। ये क्या टैबू है भाई, मतलब गजब ही है। सोल्यूशन की अगर हम बात करें और ना प्रॉब्लम को अ, का बिगुल बजाते रहें, तो सोल्यूशन तो एकमात्र यही है जो मैंने बताया। और आप भी शायद अग्री करेंगे इस बात से कि प्राइमरी एजुकेशन का ओवरहॉल होना सख्त ज़रूरत है। और जिस तरह की प्राइमरी एजुकेशन हमारे यहाँ पर है, मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी भी देश में नहीं है, साउथ एशियन कंट्रीज़ को छोड़कर किसी और देश में ऐसी प्राइमरी एजुकेशन कहीं पर भी नहीं है। वो सारे इसको सालों पहले त्याग चुके हैं। एप्लीकेशन बेस्ड है हमेशा जो लर्निंग है शुरुआत में, कि एप्लीकेशन जैसे उनको सिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में जब उनको सिखाया जा रहा है तो उनको सारा बुक से 4 लाइनें सिखाई जाएंगी, पर लाइट को दिखाकर, प्रिज्म को दिखाकर, स्पेक्ट्रम को दिखाकर हज़ारों चीज़ें बताई जाएंगी, जिससे वो इंसान 10 तरह की चीज़ें सीख पाएगा कि हाँ एक्चुअली स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, एक्चुअली लाइट इस तरह से बिहेव करती है, प्रिज्म से ऐसे लाइट बाहर आती है, 7 कलर सच में होते हैं, मैं तो झूठ समझ रहा था। तो दैट्स हाउ एक्चुअली थिंकिंग डेवलप। दैट ये जब बच्चे इसी तरह से बड़े होकर जब बड़े होंगे तो वो भी क्रिटिकल थिंकिंग सीखेंगे, और वो जो बात कर रहे थे ना कि हर चीज़ को मान लेंगे, वो मानना ख़त्म हो जाएगा, वो जानने की कोशिश रिसोर्सेज कहाँ करेंगे। से लाएंगे? इलेक्शन करवाना बड़ी बात है हमारे देश में, इतने गांव देहात में जाके, तो आप मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज कैसे लेकर के जाए?
अच्छा, बात रही एजुकेशन की या सिविक सेंस की, हमारा जो सराउंडिंग है कंट्री का, आपको एक ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम चाहिए जिसमें आप सोच सके, समझ सके। आपको अगर अच्छा सोचना है तो पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होना चाहिए मतलब आपको न्यूट्रिशन चाहिए। मेन बात न्यूट्रिशन है। समस्या यह है कि इंडिया में न्यूट्रिशन डिफिशिएंट कंट्री हम लोग है। अगर आपके ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो नहीं सोचेगा। तो अगर आप अच्छा खाना, वही बात ट्रू। घूम फिर के वही आ जाती है कि किसी चीज़ का ऐसे एक समाधान नहीं है, और वो प्रॉब्लम के फैक्टर्स इतने सारे हैं कि हर एक को सॉल्व कर कहाँ से शुरू करें ये नहीं पता। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ऐसे किसी भी एक सॉल्यूशन पे नहीं जाना चाहिए। रीजनल सॉल्यूशन होंगे। अगर कोलकाता की दिक्कत है तो कोलकाता का कोई बंदा आके दिक्कत बताए और वो बताए कि वो कैसे सॉल्व कर सकता है। हमें बस उसको एम्पावर करना है कि रीजनल इशू नेशनल प्लेटफॉर्म, महात्मा गांधी, आई मीन आप उनको बुरा बोल सकते हैं लेकिन ये उनकी पॉलिसी अच्छी थी। इशू बेस्ड बात करनी चाहिए। मैं इशू बेस्ड बात करता हूँ तो 100% क्यों, इसमें कोई बुराई नहीं है। और महात्मा गांधी ने जो किया शायद किसी और ने नहीं किया देश में और विदेशों में भी। तो वो तो नहीं, मैं 100%। सभी को, देखिए स्वामी विवेकानंद जी का भी उसमें रोल है, हाँ। सभी का है। सावरकर जी का बोलते हैं, अब वो कंट्रोवर्शियल फिगर है लेकिन ठीक है, अगर कुछ लोग मानते हैं। देखिए हर एक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो थे इसलिए आज हम हैं, मतलब इट इज़ अ बिग डील, नहीं तो नहीं होते सही में। तो वो सभी तो का ऑफ रोल है। कोर्स हर किसी का रोल है, हर किसी का रोल है। वो तो वो देयर इज नो डिनाइंग इन द फैक्ट। मैं वही बट कह रहा हाँ। हूँ आपको, जैसे रीजनल इशू को रीजनल बंदे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ पाता हूँ कि अगर कोई बंदे को दिक्कत है, जैसे आजकल लेफ्ट लेफ्ट में होना गाली हो गई है, मार्क्सिस्ट, ये तो, अरे ये तो मार्क्सिस्ट है ये। वो लोग खुशी खुशी सैलरी लेते समय या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेते समय उनको मार्क्स नहीं याद आएगा। उसी बंदे ने आंदोलन करके वो दिलवाए इनको। आपके ऑफिस में टॉयलेट हो, ये मार्क्स नहीं दिलवाया है ना। और तो ये और आप लोग, भगत सिंह को फिर क्या बोलेंगे? भगत सिंह को भी गाली देंगे? अगर आप लेफ्टिस्ट बोलेंगे किसी को, भगत सिंह जैसे लोगों को गाली देंगे आप, जो लेफ्टिस्ट को गाली दे रहे हैं? वो तो पूछना चाहिए उनको। मतलब मैं कहता हूँ कि आप ये, मतलब इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं सेंट्रिस्ट हूँ, मैं ये हूँ। भाई समस्या क्या है? समस्या को समाधान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमारे पास जो भी प्रेजेंट रिसोर्सेस है उसमें हो सकती है? उसके लिए जो जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। अब उसमें आप लेफ्ट राइट सेंटर क्या कर रहे हो यार? मतलब एक बच्चा है भूखा है, उसको रोटी खिलानी है, खिला दो। अब मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं नहीं खिलाऊंगा, या बोलते हैं मैं राइटिस्ट हूँ, ये तो भूखा ही नहीं है। ये कोई ये कोई समाधान नहीं है। मतलब सॉल्यूशन कौन लाएगा फिर? और बात रही क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसाइज करते हैं उनकी, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने कभी प्रॉब्लम को प्रॉपरली ड्राफ्ट किया हो और अपना जो एमएनसी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ राज्यसभा है या नगर परिषद, जिसके भी अंतर्गत वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, उसको कभी लेटर भेजा हो या मेल भेजा हो। मैं गारंटी से बोलता हूँ एक बंदे ने नहीं किया होगा। मैंने किया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब नहीं। आपको ये सोचना होगा आपने क्या किया। जैसे प्रॉब्लम के बदल चिल्लाना अच्छी बात है, वो बुरा नहीं है, आगे भी चलना पड़ेगा, वहाँ रुकना नहीं है। जैसे सरकार बुरी है, न, आपको उन्हीं से काम करवाना है, आप उन्हीं को बुरा बोल रहे हो, नहीं काम करेंगे। थोड़ा डिप्लोमेटिक होना सीखिए, ये मेरा मुद्दा है। और पता है क्या होता है सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बोली ना अभी, मुझे उससे याद आया कि जो सबसे ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज होते हैं ना हमारी लाइफ के, कि मेरे घर हाँ, के आगे पानी भर रहा है, मेरे घर की रोड ख़राब है, मेरे घर के बगल में लाइट नहीं जल रही है, वो इशू मोदी जी थोड़ी ना हेल्प करेंगे। वो इशू आपका एमएलए थोड़ी ना हेल्प करेगा। वो आपका कॉरपोरेटर जो होगा उस वार्ड का, वो हेल्प करेगा उसमें। तो उसको चिट्ठी लिखो। और जो चिट्ठी की बात आप करते हो ना, जितना छोटे लेवल पर आप बात कर रहे हो ना, ग्राम पंचायत लेवल पर या वार्ड लेवल पर, नगर परिषद नगर पालिका लेवल पर, उतना इजी होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस बंदे को, भाई तू है, नहीं करेगा ना तो अगली बार आ जाना फिर 5 साल बाद। वो क्योंकि उसका छोटा एरिया है काम करने का। तो जितना छोटा एरिया है, अगर वो मान लीजिए 1,000 लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करता है, तो वो 1,000 वोट उसके 100% कट गए अगले चुनाव में। तो ये उसको करना ही पड़ेगा कि एक कॉलोनी की जो मेन रोड है जो ख़राब है 5 साल से, अगर वो नहीं करवाएगा ना उसको, तो अगले बार उस कॉलोनी से उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो पीपल एक्चुअली डू दैट, वो करवाते हैं उस काम को। हाँ, वोट वही वोट करवाना के है लिए ही बस। सही, भले ही वोट के लिए ही करवाते हैं, पर करवाते ज़रूर हैं। ये हमने खुद करवाया है। हालांकि वो फिर से ख़राब हो गई 4 साल में, 2 साल में, बट एक बार को तो ठीक हुई। क्योंकि फिर वो से खराब हो गई। काम तो चलता ही करेंगे, वो काम फालतू ही करेंगे, वो काम पक्का नहीं करेंगे, पर काम एटलीस्ट आपका एक बार में एक काम ज़रूर होगा।
जब आप उसको चिट्ठी लिखोगे ना, तो ये भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि हम छोटे छोटे जो सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें ना लोकल लेवल पर या कम्युनिटी के लेवल पर, वही काम करेगा जो। और ऑब्वियसली जो हमने शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया कि ये जो पॉडकास्ट हम बात कर रहे हैं 2 लोग, ऑफ कोर्स हमारी कोई कैपेसिटी, हमारी कोई हैसियत नहीं है किसी भी तरह के सोल्यूशन देने की, पर एटलीस्ट जो बातें हम कर रहे हैं 4 लोगों तक पहुंच रही है, तो ये ही सोल्यूशन है, क्यूमुलेटिव सोल्यूशन जो धीरे धीरे पहुंचेगा लोगों तक बेसिकली। जैसे मैं वही कहता हूँ कि राहुल गांधी खराब है, मोदी जी खराब है। राहुल गांधी के लीडर मोदी जी को खराब बोलेंगे, इनको खराब बोलेंगे। अरे बाबा, उनका जो काम है वो उन्होंने किया क्या, वो देखो, वो खराब है। वो रोज सुट्टा पी के नशे में धुत पड़े रहे, मुझे लेना देना नहीं है। मेरे घर के सामने की सड़क सही करने वाला आदमी अगर नशे में पड़ा रहे, मुझे दिक्कत नहीं है। वो मेरे घर के सामने का उसका जो काम है, जिसके लिए चुन के आया है, उतना कर दे। फिर उसकी पर्सनल लाइफ है यार, वो कुछ भी करे, फिर मुझे उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंतर्गत क्या आपके गली का रोड बनाना आता है? नहीं आता। वो आपके कॉरपोरेटर का काम है। आपके घर पे अगर बिजली वो बिल्कुल वो वही है। इस मामले में एक ये आर्गुमेंट सही है कि अगर बिजली गई तो आप अंबानी जी को फ़ोन नहीं करोगे, सही में नहीं करोगे। वो आपको कोई दिक्कत होगी यार, ठीक है, थोड़ा देखिए। आप उस जो कंसर्निंग बॉडी है उसके पास जाइए, बात का पतंगड़ मत बनाओ, यही है। और जो क्रिटिसाइजर है उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप, ठीक है, मैं मानता हूँ क्रिटिसाइज करना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट है आपका, अल्टरनेट भी तो दो ना यार कुछ। मतलब ये खराब है, क्यों खराब है पता नहीं। वो बिल्कुल हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे पूरी करो। वो मूवी का सीन है ना, ऐसे 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 लोगों से मुझे दिक्कत है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बोले कि देखो आपने ये पॉलिसी लाई, उसमें ये दिक्कत है, इसे ये असर हो रहा है, ठीक है, आप उसमें ये करके, ये मेरा सोल्यूशन है, लेकिन आप ये देखिए इसकी इससे इतना जो असर हो रहा है, उससे इतने लोगों को दिक्कत हो रही है, आप जरा देखिए उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो ये टाइम फ्रेम है। नहीं करते तो फिर हंगामा खड़ा करो। नहीं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना अगर मकसद है तो भाई चलो फिर आएंगे हम भी झंडे लेके। वही सर्कल बैक वहीं पे कर रहे हैं हम बात को, कि ये इस तरह का जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो कौन करेगा? किसको पता है कि कौन आपका कॉरपोरेटर है? किसको पता है कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? किसी को नहीं पता। नोबडी केयर्स। जैसे कोई लाइट चली जाती है 10 बार और वो मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर के फॉल्ट की वजह से गई, आप कितने लोग सबसे पहले फ़ोन करेंगे? कहीं कोई ना कोई तो कर ही देगा। सबकी गई है, जब एज लॉन्ग एज सबकी लाइट गई है पीपल आर ओके। हमारे घर की गई है तो प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई तो कर ही देगा वाली बात है। तो जैसे इसमें हमारा एक थोड़ा अच्छा है, हम रेलवे बंगलोज है, रेलवे का क्वार्टर है, तो लाइट ज़्यादा जाती नहीं, पानी अच्छा आता है। गांव में हमारे यहाँ दिक्कत है। जैसे मैं पाता हूँ हमारे यहाँ बीजेपी का 15 साल से शासन चल रहा है, तो हुआ यह है कि यहाँ अच्छा काम किया है। मैं यहाँ मतलब अगर मैं नाम तो नहीं लूँगा पॉलिटिशियन का, उनके ऐड हम फ्री में क्यों करें? वो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे, हम कर देंगे उनका ऐड। लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अब बस एक दिक्कत है हमारे यहाँ, आपको पता है रवि भाई, पानी की समस्या नहीं है। डैम में पानी होता है, 4 डैम है हमारे यहाँ आसपास। समस्या है डैम से घर तक पानी पहुँचाने वाली जो सिस्टम है वो सड़ चुकी है। वो इतनी फालतू है कि लोगों को 10 दिन बाद घर पे पानी आ रहा है गांव में। तो उस पर अगर कोई समाधान कर दे तो अब फिर वही है कि फिर आप समाधान लेकर के तो जाओ, मतलब कंसर्न रेज करो। आप बोलो कि आप टेंडर निकालो, मैं भरता हूँ, मैं कर दूंगा काम किसी को नहीं करना और बस मतलब क्रिटिसाइज करना, इससे दिक्कत है। जेन्युइन दिक्कतों को आप समाधान दे दो, और अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर चलो झंडे लेके। मतलब वही बात है, आप रिस्पॉन्सिबल हो डेमोक्रेसी मेंटेन रखने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे और ये अगेन कोई आदर्शवादी सोल्यूशन नहीं है, बट हम सबसे पहले छोटे छोटे सोल्यूशन के लिए सरकार का मुंह ना देखें सबसे पहले तो, क्योंकि सरकार वैसे भी कुछ नहीं करने वाली है। तो जैसे एक बहुत अच्छी मूवी है जो वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ है मेरी, स्वदेश। अगेन आदर्शवादी सोल्यूशन है कि भाई गांव में बिजली नहीं है तो पहाड़ से एक वो बिजली का वो बना लिया जाए टरबाइन करके। पॉसिबल नहीं है बहुत केसेस में, बट उससे छोटे उपाय करना गांव के लेवल पर, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द भारत बसता है, जो हमें शायद पता भी नहीं है, उस लेवल पर इतने सारे गांवों को मैं खुद जानता हूं पर्सनली, जहां पर उन्होंने खुद की रोड बना ली, जहां पर खुद उन्होंने पानी की व्यवस्था कर ली बोरवेल खोद कर, जहां पर खुद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो
50 किलोमीटर दूर थी, उसको खींच कर वो ले आए गांव में। सरकार ने कुछ नहीं किया, गांव में सारी कम्युनिटी ने साथ में मिलके उस काम को किया कि बिजली, पानी, सड़क, इस तरह की जो बेसिक व्यवस्था होती है ना, ग्राम पंचायत लेवल पर उन्होंने किया ये काम। पर उस केस में जब वहाँ पर कोई नेता आता है ना, तो उस नेता को वो बोलते हैं कि यहीं से निकल जाओ, तुम्हारे केस में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम अपना सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो अगर एटलीस्ट छोटे छोटे लेवल पर अगर काम किया जा सकता है तो खुद इंसान कर सकता है, अगर विल पावर है तो अल्टीमेटली। नहीं, लेकिन ये फिर एक जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे नेता भी कुछ कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मतलब मैंने अभी तक नेताओं को थोड़ा ढील दिया, लेकिन अगर आप पूरा ही अपने अपने साइड से कर लोगे ना, तो वो तो फिर वो तो अय्याशी आपने चुन के दिया सरकारी खर्चों पे, फिर वो अय्याशी कर रहा है दिल्ली में बैठ के। पर वैसे भी उस कुछ पे नहीं होने नकेल वाला। रखो, प्रेशर ग्रुप रखो। नहीं देखिए, जैसे हाँ, अगर आप प्रेशर बना के रखते हो ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ, पर ग्राम पंचायत भी सरकार का पार्ट है, वो भूल जाते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत भी सरकार का पार्ट है। तो ग्राम पंचायत लेवल पर जो काम हो सकते हैं ना, वो आपके जिले के स्तर पर या वार्ड के स्तर पर नहीं हो सकते। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो काम जिले के स्तर पर हो सकते हैं, वो मतलब आपको देखिए, जैसे इशू होता है ना कोई भी, तो उसको देखिए कि वो कहाँ सॉल्व हो सकता है। जैसे पंचायत का अगर इशू है तो पंचायत में सॉल्व होगा, उसके लिए मोदी जी नहीं आएंगे, आना भी नहीं हाँ, चाहिए, है ना। हाँ। तो पर आप पंचायत जाए और समाधान निकालवा ले। पर 90% इश्यूज आर लाइक दैट। गांव में 90% इश्यूज यही हैं कि गांव में पानी अभी नहीं है, क्या बोलते हैं, हैंडपंप नहीं है, या सड़क नहीं है, या सनी लाइट भाई नहीं है। उखाड़ के ले गए। हाँ। तो यही तो प्रॉब्लम है गांव की। और गांव की प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिकली वही है कि पंचायत अगर काम करेगी तो गांव में बहुत बहुत कुछ हो सकता है। तो हमारे या यहाँ ये पार्टी बेसिकली सिस्टम से दिक्कत होती है कई बार। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन प्रेसिडेंशियल टाइप से होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है नहीं। ये वो भी एक दिक्कत है। पार्टी सिस्टम भी पता नहीं क्यों बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट दो पार्टियां ही बन जाती हैं, जबकि दो पार्टी है भी नहीं अभी वैसे भी। क्योंकि लोकल लेवल पर जो पार्टी जीतेगी वो तो सरकार के साथ ही जुड़ना चाहिए ना। जैसे हमारे नीतीश कुमार हैं, या पहले पासवान साहब थे, कि जो जहाँ पे लड्डू मिलेगा वहीं पे मैं जाऊँगा वाली बात है। तो छोटी पार्टियों का वैसे भी कोई लोकल लेवल के अलावा कोई महत्व नहीं है इस बात में। तो अल्टीमेटली वही है। तो हाँ, और आपका कुछ सोल्यूशन है या कुछ प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस नहीं करी इस लेवल पर, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर बात कर रहे हैं फिलहाल हम इस पूरे मुद्दे पे, अगर उसको सम अप किया जाए तो सोशो इसमें अगर इकोनॉमिक कुछ। के लिए अगर मैं इसको सम अप कर दूं प्रॉपरली, तो हाँ। मैं ये पा रहा हूँ कि जो सोशल एंटिटी है, एक आदमी से एक आदमी, फिर उसका ग्रुप, फिर समाज बनेगा ऐसे ही एक। तो जो एक आदमी है उसको सिविलाइज करने के लिए आप जो जो मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको करने पड़ेंगे। अब ये वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेटर्स का काम है। हम ये कह सकते हैं कि आप सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट या साइको एनालिस्ट को हायर करो और लोगों का नेचर क्या है इंडिया के, इसकी रिपोर्ट्स निकालो। जैसे मैं पाता हूँ, आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने देखा होगा डेटा आता है कि हाउ इंडियंस आर स्पेंडिंग देयर मनी। हम वो देखते हैं, हम सोचते होंगे यार ये क्यों क्यों निकाला है ये डेटा। क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज उससे एनालिसिस करेंगी कि अगर इंडियंस इस सेक्टर में इतना पैसा डाल रहे हैं तो हमें उस सेक्टर में हम किस किस में सफल हुए, किस में फेल हुए, हमें किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, किसको एडवर्टाइज ज़्यादा करना है, किस तरीके से एडवर्टाइज करना है। अगर इस चीज़ों में लोगों का रुझान है तो इससे उस आदमी के बारे में हमें क्या क्या पता चल सकता है। हम्म, पर आपका पर मोबाइल जो मैं आप पे नज़र रखता है। इसका एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ये सर्वे करने की ज़रूरत बहुत कम है, क्योंकि आज कल जो ऐड देख रहे हो ना आप मार्केट में, वो उन ऐड के प्रमुखता से ही आपको पता चल जाएगा कि लोग कहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं। 4 लोगों तरह को के ऐड सस्ता आते हैं मार्केट में, सिर्फ 4 तरह के ऐड आते हैं। सिर्फ एक ऐप का ऐड आता है, कोई भी ऐप कॉमन कर दिया जाए तो, जिसमें जुए सट्टे की ऐप भी होती हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट वाली ऐप भी होती हैं, उसमें हर तरह की ऐप होती है। दूसरा होता है खाने के ऐड आते हैं। खाना मतलब FMCG मार्केट, वहाँ पर लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरा है ऐप से रिलेटेड है बट बिल्कुल सेपरेट मार्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग। तीसरा है ऑनलाइन शॉपिंग की जोमेटो, इसमें जोमेटो भी आ गया, ऐप है बट जोमेटो अलग है। ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। खाना डिलीवरी, कपड़ा डिलीवरी, घर का सामान का डिलीवरी। तो इस तरह के ऐड होते हैं।
और चौथे में आते हैं मिसलेनियस, बाकी सारे मिला जुला कर। तो इस तरह के ऐड में देख रहा हूँ मोस्टली मार्केट में। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है जनता। और भी मतलब ये आपने देखे होंगे, मुझे और भी कई सारे एड्स आते हैं। देखिए व्यूअर लोग या मेरे रिश्तेदार अगर इसको देखेंगे तो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ मेरी इमेज खराब मत करना ना नालायकों, दोस्तों को स्पेशली मत। जैसे देखिए आपने कोई जैसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल आजकल बहुत चलता है, इंडियंस आर द नंबर 1 टू वॉच इट। या आपको नहीं पता उससे साइकाइट्रिस्ट क्या डेटा आपके बारे में निकालते हैं। जैसे वुमन के बारे में, इंडियन वुमन क्या सर्च कर रही है उस पर, उससे पता चलता है कि इंडियन वुमेन्स को क्या इंटरेस्ट है उनके इस डोमेन में, मेल को क्या इंटरेस्ट है। उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस होगा, साइको एनालिसिस अच्छा। करेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट चेपेंगे किसी भी इसमें। अच्छा मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक जैसे एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ एक फील्ड में। ये कंसेप्ट आप हर चीज़ में डाल दीजिए। देखिए आप अगर किसी चीज़ के बारे में सब किसी का मैकेनिज्म जान लेना, जैसे मोटर है, मोटर घूमती है अगर कुछ करोगे तो, ये जानकर निकोला टेस्ला ने, मतलब आज अगर टेस्ला ने मोटर नहीं बनाई होती तो आप सोच सकते हैं, आप मतलब गर्मी लग रही है, आप पंखा चालू करते हो, ठंडा ठंडा लगता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी बंदे ने एक मैकेनिज्म को समझ लिया और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बस आपको इसी तरीके से सारे जो जो ये है, जैसे अगर आप ये पा रहे हो इंडिया में कि ये समस्या है, तो वो समस्या क्यों आ रही है ये आपको पता करने के लिए वो समस्या क्रिएट करने वाले लोग कौन कौन हैं, किसको कितना फ़ायदा जा रहा है, ऐसे मतलब एक पूरा एक एनालिसिस करने के लिए आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि मेटा ऑफ एवरीथिंग। तो जैसे मैंने इसके बारे में बताया कि आप क्या सर्च करते हैं उससे आपका पर्सनैलिटी पता चलता है। उसी तरीके से आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके समाज के प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आपके समाज का स्तर भी पता चलता है। इसलिए तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स या उस सब में सबसे नीचे आते हैं। टू समिट अप, इस बार की बातचीत को यहीं पे अंत करते हैं और अगली बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे किसी नए टॉपिक पर। और अच्छा लगा आज बातचीत करके। तो जब भी नेक्स्ट टाइम बातचीत करेंगे तो आपका अभी फ़िलहाल कोई यूट्यूब चैनल है तो बता दीजिए हम लोगों को, या बना रहे हैं फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो, या इंस्टाग्राम पर बनाऊंगा है? वैसे हाँ इंस्टाग्राम पे है मेरा सौरभ मोतालकर करके हाँ आईडी नॉर्मल सा, लेकिन वही मतलब पर्सनल आईडी है। और यूट्यूब पे कुछ नहीं है, बस मतलब पता नहीं कैसे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मतलब मैं डिबेट्स वगैरह करता हूँ तो अच्छा अच्छा। एक साल से तो मतलब, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं। मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। जैसे रवि भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कैमरा से अच्छे से वाकिफ़ करवा दिया। ये पहली बार अटेम्प्ट था मेरा कहीं पे बात करने का। तो अब पता चल गया सब मैकेनिज्म। अब फटाफट क्या शूट करना है, एडिट करना है, डाल देना है। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी डालिए। डालूंगा। और अपना यूट्यूब का जो आपका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है और इंस्टाग्राम का है वो मैं पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो लोग देख रहे हैं वो आपको जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कल को जब आप और ज़्यादा कंटेंट डालेंगे तो उनके पास रेडी होगा और तुरंत उसको देख लेंगे फर्स्ट हैंड। तो ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर आने सर के सर लिए। एक सेकंड, आपका हाँ हाँ बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई लोग यार वो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो, शेयर मत हाँ करना, नहीं करना है मत करना, लाइक और सब्सक्राइब ये 2 ही बटन, हाँ, लाइक ज़रूर कर देना पॉडकास्ट मतलब को। ये और मिनिमम है। और शेयर करोगे तो फिर तो मतलब भगवान शेयर आपको कर दुआ देगा। कर देते हैं लोग आजकल मैं इसलिए कहना आजकल बंद कर दिया मैंने, क्योंकि लोग कर देते हैं खुद से। काफ़ी समय हो गया है वीडियो बनाते बनाते, तो ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि लाइक तो सबसे पहले करो। और स्पेशली जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो लाइव स्ट्रीम पर भी मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले लाइक करो, उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि लाइक करोगे तो ज़्यादा लोगों को देखेगा, अपने आप ही ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो धन्यवाद आपका आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बात होगी। जय माँ भारती।